लेकिन ईरान युद्ध की सबसे बड़ी खबर आपके लिए यह है कि अमेरिका की सेना ने ईरान में जमीन पर उतरकर अपने पायलट को सुरक्षित बचा लिया। लगभग 36 घंटे तक चले इस ऑपरेशन को 21वीं सदी में अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा और चुनौतीपूर्ण मिलिट्री ऑपरेशन माना जा रहा है। इस पूरे ऑपरेशन में हर समय जोखिम था, हर घंटे खतरा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि ईरान में उतरकर उनकी सेना की घेराबंदी के बीच अमेरिका को अपने पायलट को बचाना था। और यह पूरी कहानी किसी हॉलीवुड की वॉर फिल्म की तरह है। और आज हम आपके लिए इस कहानी के हर हिस्से को एक एक करके डिकोड करेंगे। इसकी शुरुआत होती है 3 अप्रैल को, जब ईरान ने अमेरिकी सेना के एक फाइटर जेट F-15 ईगल को मार गिराया। पिछले 23 वर्षों में यह पहला मौका था जब दुश्मन के हमले में किसी अमेरिकी फाइटर जेट को इस तरह से नष्ट कर दिया गया। इससे पहले वर्ष 2003 में एक बार ऐसा हुआ था, जब अमेरिका के लड़ाकू विमान पर इराक में इसी तरह से हमला हुआ था। इस F-15 फाइटर जेट के पायलट्स को बचाने के लिए अमेरिकी सेना ने एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया। इसमें अमेरिका की स्पेशल फोर्स के लगभग 100 कमांडोज शामिल हुए और ईरान के बौयर अहमद प्रांत में फंसे इन पायलट्स को बाहर निकालने का यह ऑपरेशन बेहद मुश्किल था। नक्शे पर आप देखिए, ये जो इलाका है, ईरान के नक्शे पर आप देख पाएंगे जो बौयर अहमद इलाका है, यहीं पर ये पायलट फंसे हुए थे और अमेरिका को ईरान की जमीन पर उतरकर अपने इन पायलट्स को बचाना था। और यह काम इसलिए और बहुत मुश्किल था क्योंकि अमेरिका की सेना के साथ साथ ईरान की सेना भी इन पायलट्स की तलाश कर रही थी, क्योंकि ईरान की सेना चाहती थी कि इससे पहले कि अमेरिका की सेना पहुंचे वो इन पायलट्स को बंदी बना ले। अमेरिका ने अपने 2 पायलट्स को बचाने के लिए 2 रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए। पहला ऑपरेशन 3 अप्रैल को दिन के उजाले में हुआ और फाइटर जेट क्रैश होने के कुछ घंटों के बाद ही इस फाइटर जेट के पायलट को अमेरिका ने बचा लिया था। तो एक मिशन तो यहां पूरा हो गया, लेकिन दूसरा पायलट अब भी लापता था और उसे ढूंढने के लिए दूसरा ऑपरेशन लगातार जारी रहा। ईरान की सेना के हमलों के बावजूद लगातार अमेरिकी सेना के विमान और हेलीकॉप्टर्स अपने दूसरे पायलट की तलाश करते रहे और आखिरकार 5 अप्रैल को इस दूसरे पायलट को भी ईरान की जमीन से उन्होंने लिया और फिर वहां से बाहर निकाल कर ले गए। इन दोनों पायलट्स को एक बार में ही बाहर नहीं निकाला जा सका, क्योंकि F-15 फाइटर जेट पर हमला होने के बाद उसके ये दोनों पायलट्स अलग अलग इलाके में इस लड़ाकू विमान से इजेक्ट हुए थे। किसी भी फाइटर जेट पर अगर कोई हमला हो या कोई गंभीर खराबी आ जाए तो उसके पायलट्स अलग अलग और सुरक्षित तरीके से इजेक्ट करके एयरक्राफ्ट से बाहर निकल सकते हैं। और इस ऑपरेशन में भी इजराइल ने अमेरिका की बहुत मदद की। इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के उन सैनिकों पर हमला किया जो अमेरिकी पायलट्स के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे इतिहास का सबसे सफल और साहसिक ऑपरेशन बताया है। और अपने एक पायलट को बचाने के लिए अमेरिका ने अपने सैकड़ों कमांडोज की जिंदगी दांव पर लगा दी। और सोचिए, इस एक पायलट की जान बचाने के लिए अमेरिका ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ये एक बड़ी बात है। एक पायलट की जान के लिए 5,000 करोड़ रुपए उन्होंने दांव पर लगा दिए और अपने कई सारे एयरक्राफ्ट्स उन्होंने खो दिए। अमेरिकी फाइटर जेट के दूसरे पायलट का रेस्क्यू ऑपरेशन सबसे मुश्किल था। जैसा मैंने आपको बताया, पहले पायलट को तो उन्होंने शुरू में ही निकाल लिया था, लेकिन दूसरा पायलट लापता था, उसके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा था और ईरान की सेना उसे ढूंढ रही थी। एयरक्राफ्ट से इजेक्ट होने के बाद यह पायलट जख्मी हो गया था और खुद को बचाने के लिए यह पायलट लगभग 36 घंटे तक लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा और यह ईरान के बौयर अहमद प्रांत के पहाड़ों पर लगभग 2000 मीटर, यानी 2000 मीटर कितना होगा, किसी 600 मंजिला इमारत की ऊंचाई जितना होगा 2000 मीटर। 2000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़कर वहां यह एक खाई में छिप गया। एक पहाड़ था, पहाड़ के ऊपर उसकी चोटी पर गया और फिर एक खाई में जाकर छिप गया। ऊंचाई की वजह से इस पायलट के लिए अपनी रेस्क्यू टीम से संपर्क करना आसान हो गया और ईरान के सैनिकों से छिपने के लिए उसे एक सुरक्षित कवर भी मिल गया। इस पायलट के पास खुद को बचाने के लिए एक पिस्टल, एक कम्युनिकेशन डिवाइस
और उसकी लोकेशन बताने वाला एक जीपीएस जैसा उपकरण भी था। और इस उपकरण को कॉम्बैट सर्वाइवर इवेडर लोकेटर यानी CSEL कहते हैं। यह लोकेटर सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है और इसकी मदद से पायलट सीधे अमेरिकी सेना तक अपनी लोकेशन का सिग्नल भेज सकते हैं। और रेस्क्यू टीम इसी सिग्नल की मदद से इस पायलट की सटीक लोकेशन तक पहुंच गई। यह लोकेटर एक वाटरप्रूफ उपकरण होता है और इसमें लगभग 21 दिनों की बैटरी होती है। 21 दिन तक यह चल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुश्मन इसके सिग्नल को आसानी से डिकोड नहीं कर सकता और इस पायलट ने दुश्मन से बचने के लिए बार बार इस लोकेटर का इस्तेमाल भी नहीं किया। लोकेशन मिलने के बाद अमेरिका की सेना के एक MQ-9 रीपर ड्रोन की मदद से इस पायलट के चारों तरफ अमेरिका की सेना ने एक सुरक्षित घेरा बना लिया और इस घेरे में ईरान का जो भी सैनिक दाखिल होता था उस पर अमेरिकी सेना हमला करती थी। और रेस्क्यू करने के बाद इस पायलट को अब कुवैत ले जाया गया है और इस पायलट का इलाज अब कुवैत के अस्पताल में चल रहा है। तो आज ये जो ऑपरेशन हुआ इस पायलट को बचाने का, इसकी एक एक डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप हॉलीवुड की कोई वॉर फिल्म देख रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले समय में इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर बहुत जल्द आपको कोई हॉलीवुड फिल्म देखने को भी मिल जाए। अब आपको बताते हैं कि इस ऑपरेशन में अमेरिकी सेना की किन 2 यूनिट्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो 2 यूनिट्स, वो कमांडोज कौन थे? तो पहली यूनिट है अमेरिका की एयरफोर्स की एक स्पेशल यूनिट जिसका नाम है कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू। और इन कमांडोज को पैरा रेस्क्यू जंपर्स यानी PJ भी कहते हैं। इनका मुख्य काम होता है दुश्मन के इलाके में फंसे हुए अपने अमेरिकी सैनिकों को सही सलामत वापस लाना। और ये कमांडोज किसी भी दुश्मन से लड़ सकते हैं। एक डॉक्टर की तरह लड़ाई के मैदान में अपने सैनिकों का इलाज कर सकते हैं और खतरनाक हालात में भी अपनी जान पर खेलकर अपने साथी अमेरिकी सैनिकों को रेस्क्यू करके वापस ला सकते हैं। ये कमांडोज सबसे पहले दुश्मन की सीमा में फंसे अपने सैनिक को लोकेट करते हैं, देखते हैं कि वो उसकी लोकेशन क्या है और फिर वहां पर वो किसी हेलीकॉप्टर या किसी ट्रांसपोर्ट प्लेन की मदद से पैराशूट से कूदते हैं और फिर वहां पहुंचकर अपने साथी की जान बचाते हैं। और अक्सर ऐसे मिशन में उन्हें दुश्मन से एक लंबी लड़ाई या युद्ध भी करना पड़ता है। और इस ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली दूसरी यूनिट है अमेरिका की सीक्रेट स्पेशल फोर्सेस में से एक सील टीम 6। सील इसे क्यों कहते हैं? सील का मतलब यानी सी, एयर और लैंड में लड़ने में माहिर ये कमांडोज दुनिया के किसी भी इलाके में ये ऑपरेशन कर सकते हैं। और ये कमांडोज दुश्मन के इलाके में घुसकर अपने पायलट को ढूंढने जैसे खतरनाक ऑपरेशन में पैरा रेस्क्यू जंपर्स की मदद करते हैं। इसके अलावा आतंकवादियों को भी ये खत्म करते हैं, अपने बंधकों को बचाने के मिशन को भी अक्सर ये पूरा करते हैं। ईरान के इस ऑपरेशन में सील टीम 6 के 100 कमांडोज शामिल थे और इस ऑपरेशन में अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टर्स पर लगातार फायरिंग हो रही थी। ईरान की सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था, फिर भी एक भी अमेरिकी सैनिक मारा नहीं गया और यह ऑपरेशन सफल रहा। वर्ष 2011 में इसी सील टीम 6 के कमांडोज ने आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को भी पाकिस्तान के एबटाबाद में ढूंढकर मार डाला था। और ईरान से अपने पायलट को बचाने का ऑपरेशन ओसामा बिन लादेन के मिशन से भी कहीं ज्यादा रिस्की और खतरनाक था। सील कमांडोज को बहुत ही कठिन मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यह दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग में से एक है। इस ट्रेनिंग को हर 100 में से सिर्फ 15 से 20 सैनिक ही पूरा कर पाते हैं, क्योंकि लगभग 80% सैनिक ट्रेनिंग के बीच में ही हार मानकर इस ट्रेनिंग को छोड़कर चले जाते हैं। इतनी सख्त ट्रेनिंग ये होती है।
आज आपको यह भी देखना होगा कि इस हमले में और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने कितना बड़ा रोल निभाया है। CIA को इस ऑपरेशन का गेम चेंजर कहा जा रहा है। इस ऑपरेशन में CIA की रणनीति थी फाइट लेस, कंफ्यूज मोर एंड विन स्मार्ट, यानी कम से कम लड़ाई करो, ज्यादा से ज्यादा दुश्मन को कंफ्यूज करो और बहुत ही समझदारी से इस युद्ध को जीतो। इसमें गोलियों से ज्यादा जरूरी था दिमाग का इस्तेमाल। CIA ने बिना एक भी गोली चलाए पूरे ऑपरेशन को कामयाब बनाया। इस ऑपरेशन के दौरान CIA ने एक डिसेप्शन कैंपेन, जैसे हम हिंदी में कहेंगे धोखे और फेक न्यूज का एक ऐसा खेल खेला जिसमें ईरान पूरी तरह से उलझ कर रह गया और कंफ्यूज हो गया। CIA ने ईरान में यह अफवाह फैला दी कि अमेरिकी सेना ने अपने पायलट को ढूंढ लिया है और अब उस पायलट को समुद्र के रास्ते अमेरिका की सेना बाहर निकाल कर ले जा रही है। इस अफवाह को फैलाने का मकसद था कि ईरान की सेना को भटका दिया जाए और उसे कंफ्यूज कर दिया जाए, और इस झूठी खबर की वजह से ईरान की सेना का ध्यान समुद्री इलाके और दूसरी सड़कों पर चला गया, जिसकी वजह से जो असली पहाड़ी इलाका था उस पहाड़ी इलाके से ईरान की सेना की मौजूदगी थोड़ी कम हो गई। CIA ने ईरान को इतना कंफ्यूज कर दिया कि ईरान की सरकार खुद अपनी जनता से ही मदद मांगने के लिए मजबूर हो गई। ईरान के स्टेट टेलीविजन पर जनता से अपील की गई कि अगर उन्होंने पायलट को जिंदा पकड़ लिया तो उन्हें सरकार एक बड़ा इनाम देगी, और इस झूठी खबर की वजह से ईरान का ध्यान भटक गया और अमेरिकी सेना को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिल गया। इस पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी चुनौती थी ईरान के पहाड़ी इलाकों में इस पायलट को खोजना। यह किसी विशाल पर्वत पर एक सुई ढूंढने जैसा मुश्किल ऑपरेशन था, और CIA ने सैटेलाइट और सिग्नल्स इंटेलिजेंस की मदद से पायलट की लोकेशन की पुष्टि की। CIA ने ईरान के अंदर जमीन पर मौजूद ऐसे लोकल लोगों से संपर्क किया जो इस ऑपरेशन में अमेरिका की मदद करने के लिए तैयार थे। यानी जो ये खुफिया एजेंसीज होती हैं, इनके लोग हर तरफ होते हैं, इनके जासूस हर तरफ होते हैं, इनके लोकल एजेंट्स हर तरफ होते हैं, और CIA ने ईरान में जो उनके लोकल एजेंट्स मौजूद थे, ईरान के ही जो नागरिक भी हो सकते हैं, जमीनी स्तर पर उन्होंने अपने ऐसे सारे एजेंट्स को एक्टिव कर दिया। इस अफवाह को चारों तरफ से फैला दिया और जो उनकी लोकल इंटेलिजेंस थी उसका पूरा इस्तेमाल किया। तो इसमें जमीन पर जो लोकल इंटेलिजेंस है उसका भी इस्तेमाल हो रहा है, और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है, सैटेलाइट का भी इस्तेमाल हो रहा है। CIA इस पूरे ऑपरेशन की रीढ़ थी, क्योंकि जो जानकारियां थी, इंफॉर्मेशन, वो CIA दे रही थी, और CIA अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन और रेस्क्यू करने वाली अमेरिकी टीम के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी की तरह काम कर रही थी। CIA लगातार ईरान से रियल टाइम अपडेट्स अपनी सेना को दे रही थी। उसने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सुरक्षित रास्तों की एक पहचान की, और यह एजेंसी ईरान की सेना के मूवमेंट को भी लगातार ट्रैक कर रही थी। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान CIA ईरान में एक सूचना युद्ध लड़ रही थी, जिससे ईरान की सेना कंफ्यूज हो गई और यह ऑपरेशन कामयाब हो गया। युद्ध में सबसे खतरनाक हथियार बंदूक नहीं बल्कि भ्रमित करने वाली जानकारी होती है। गोली से दुश्मन मरता है, लेकिन डिसेप्शन यानी धोखे से पूरी रणनीति ही दुश्मन की खत्म हो जाती है, और इस ऑपरेशन में CIA ने बिल्कुल यही किया। वैसे युद्ध में धोखा, भ्रम और फेक न्यूज फैलाकर दुश्मन को चकमा देने का इतिहास आज का नहीं है, बहुत पुराना है। आपको याद होगा, आपने पढ़ा भी होगा, महाभारत में भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में अश्वत्थामा की कहानी इसका एक बड़ा उदाहरण है, जब कहा गया था कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि अश्वत्थामा एक हाथी था। अब आपको यह बताते हैं कि अमेरिका के इस पायलट ने ईरान की सीमा के अंदर कैसे खुद को 36 घंटे तक जीवित रखा, अपने आप को बचा कर रखा। यह संघर्ष की एक अलग नेक्स्ट लेवल की कहानी है। अब आप जरा कल्पना करके देखिए कि आप एक फाइटर पायलट हैं, आपके फाइटर जेट को ईरान की सेना ने मार गिराया है, आप इजेक्ट करके ईरान के जंगलों में पहुंच गए हैं, ईरान की सेना आपको ढूंढ रही है और आपको खुद नहीं पता कि इस समय आपकी लोकेशन क्या है, और आपको किसी तरीके से अपनी अमेरिकी रेस्क्यू टीम को यह बताना है कि आप कहां हैं और उन्हें यहां तक पहुंचाना है, और इस दौरान जिंदा भी रहना है। यह लंबा संघर्ष है जिसमें इस पायलट ने बहुत संघर्ष किया। अमेरिका में फाइटर जेट के हर एक पायलट को विमान उड़ाने के अलावा
एक और ट्रेनिंग दी जाती है और इस ट्रेनिंग का नाम है SERE। ये 4 शब्द जो हैं इनके मतलब क्या है? S का मतलब है सर्वाइवल, यानी किसी भी हालात में सर्वाइव करना, जिंदा रहना। E का मतलब है इवेजन, यानी दुश्मन से बचकर भागना, दुश्मन को चौंकाना। और तीसरा R मतलब रेजिस्टेंस, यानी पकड़े जाने पर दुश्मन की पूछताछ और टॉर्चर का सामना करना, और अगर नहीं भी पकड़े गए तो जमीन पर जितने भी समस्याएं आ रही हैं उनका सामना करना। और फिर आखिर में E से एस्केप, यानी मौका मिलते ही भाग जाना। पायलट्स को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो दुश्मन की सीमा में रहने के बावजूद जिंदा बचकर वापस लौट सके। और इसी ट्रेनिंग ने अमेरिका के इस पायलट को ईरान की सीमा के अंदर, ईरान की जमीन में बचाए रखा और जिंदा रखा। और यह कोई साधारण ट्रेनिंग नहीं होती। इसमें बिना खाना खाए, बिना पानी पिए कई दिनों तक जिंदा रहने की ट्रेनिंग होती है। जंगल, पहाड़ और रेगिस्तान में पानी और खाना ढूंढना और चोट लगने के बावजूद अपना खुद का इलाज करने की भी इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। दुश्मन की सीमा के अंदर खुद को दुश्मन से कैसे बचाना है, दुश्मन की सेना से कैसे बचना है और मौका मिलते ही कैसे बचकर भागना है, ये सारी ट्रेनिंग होती है। रेस्क्यू टीम से कैसे संपर्क स्थापित करना है, अपनी लोकेशन बतानी है और कैसे एक सुरक्षित जगह ढूंढकर वहां पर रहना है, ये उन्हें सिखाया जाता है ताकि युद्ध के लिए उन्हें हर समय तैयार रखा जा सके। इन पायलट्स को दुश्मन के टॉर्चर को सहने की भी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि अगर दुश्मन के सैनिक उन्हें पकड़ भी लें तब भी तमाम टॉर्चर सहने के बाद भी ये पायलट कोई जानकारी न दें। इस ट्रेनिंग का एक ही मकसद होता है कि किसी भी पायलट को शारीरिक और मानसिक रूप से मुश्किल हालात में भी हिम्मत और रणनीति के साथ दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार करना। जब किसी पायलट का विमान दुश्मन के इलाके में गिरता है तो उसके पास इजेक्ट करके एयरक्राफ्ट से बाहर आने के लिए कुछ ही सेकंड होते हैं और दुश्मन के इलाके में उतरते ही पायलट को सबसे पहले खतरे की तलाश करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसी ट्रेनिंग की वजह से ईरान में अमेरिका का पायलट लगभग 36 घंटे तक दुश्मन से छिपकर रहने में कामयाब रहा, क्योंकि वो समझ गया था कहां खतरा है और कहां पर वो सुरक्षित रह सकता है। फाइटर जेट के हर पायलट के पास एक सर्वाइवल किट होता है जिसमें एक पिस्टल, एक कम्युनिकेशन डिवाइस और एक लोकेटर के अलावा 3 से 7 दिनों का हाई एनर्जी फूड, पानी साफ करने की कुछ दवाइयां और एक मेडिकल किट होती है। यानी अगर वो किसी जंगल में जाते हैं और वहां गंदा पानी है तो उस पानी में एक दवाई डालकर उसे वो पीने लायक बना सकते हैं। इसके अलावा रेस्क्यू टीम को सिग्नल देने के लिए पायलट के पास टॉर्च और स्मोक बॉम्ब्स होते हैं। कठिन परिस्थितियों में जिंदा रहने के लिए पायलट को एक कंबल और आग जलाने के उपकरण भी दिए जाते हैं और कुल मिलाकर पायलट्स को जो ट्रेनिंग मिलती है वही दुश्मन के इलाके में उनके जिंदा रहने की गारंटी होती है। अब देखिए, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि अमेरिका ने इस ऑपरेशन में अपने 6 एयरक्राफ्ट नष्ट क्यों कर दिए। सोचिए, अमेरिका का जो नुकसान देखिए, इस पूरे ऑपरेशन में उसके 6 एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए। बहुत बड़ी बात है। इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिका के 2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रेत में फंस गए। ईरान में इन एयरक्राफ्ट को किसी रनवे पर नहीं बल्कि सीधे जमीन पर अमेरिका की सेना ने उतार दिया और वहां से इन एयरक्राफ्ट को वापस उड़ना इनके लिए मुमकिन ही नहीं था। ये वहां पर रेत में फंस गए। लैंड तो कर गए लेकिन वहां से टेक ऑफ करना मुश्किल था और इसीलिए अमेरिका की सेना ने खुद ही अपने इन दोनों विमानों को नष्ट कर दिया। इसके साथ ही अपने 4 हेलीकॉप्टर्स को भी अमेरिका की सेना ने नष्ट कर दिया। ईरान के हमलों से डैमेज होने के बाद ये हेलीकॉप्टर उड़ने के काबिल नहीं बचे थे और अगर इन एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को अमेरिका की सेना वहीं ऐसे ही छोड़ देती तो ईरान इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी को पढ़ सकता था। इस टेक्नोलॉजी को समझकर इनकी नकल करके ऐसे ही एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स या फिर रेडार और नेविगेशन इक्विपमेंट्स में इनका इस्तेमाल कर सकता था। यानी अमेरिका की ये जो टेक्नोलॉजी है ये लीक हो सकती थी और अमेरिका अपनी इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है उसे किसी को देता नहीं और भविष्य में अमेरिका की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अमेरिकी सेना के खिलाफ ईरान कर सकता था, दूसरे देश भी कर सकते थे। और इसीलिए अमेरिका की सेना का यह नियम है कि अपने हथियारों को ऐसे ही छोड़ने या दुश्मन को देने के बदले वो खुद ही उसे नष्ट कर देते हैं और ईरान में भी उन्होंने यही किया। ये सारे एयरक्राफ्ट
इन्हें छोड़ने की बजाय उन्होंने खुद नष्ट कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि ये ईरान की सेना के कब्जे में नहीं आने चाहिए। अब आपको बताते हैं कि ईरान में अपने एक पायलट को बचाने के लिए अमेरिका ने कितने हजार करोड़ रुपए खर्च कर दिए और अमेरिकी सेना को अपने इस एक पायलट को बचाने के लिए कितना नुकसान हुआ। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, अमेरिका की सेना ने खुद ही अपने 2 C-130J सुपर हरक्यूलीज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खुद नष्ट कर दिए और इन दोनों एयरक्राफ्ट की कीमत लगभग 2200 करोड़ रुपए है। तो 2200 करोड़ का सीधा नुकसान ये जो C-136 हरक्यूलीज है, सुपर हरक्यूलीज, ये उन्होंने खुद अपने हाथों से इसको नष्ट कर दिया। अमेरिका ने अपने 2 और AH-6 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर्स को भी नष्ट कर दिया। इनका इस्तेमाल अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस करती हैं और इन्हें नष्ट करने की वजह से अमेरिका को लगभग 138 करोड़ रुपए का और नुकसान हुआ। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में अमेरिका के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स पर हमला हुआ, जिससे इनमें इतना नुकसान हुआ कि ये उड़ने के काबिल नहीं बचे और क्योंकि ये उड़ नहीं सकते थे इसके बाद, तो चलते चलते अमेरिका की सेना ने इन्हें भी नष्ट कर दिया और इनकी कुल कीमत है लगभग 386 करोड़ रुपए। तो इस ऑपरेशन की शुरुआत में ही अमेरिका के एक फाइटर जेट A-10 थंडरबोल्ट भी ईरान के हमलों की वजह से नष्ट हो गया था और इसकी कीमत है लगभग 175 करोड़ रुपए। और 3 अप्रैल को अमेरिका का जो F-15 ईगल फाइटर जेट ईरान के हमले के बाद नष्ट हुआ था, उसकी अपनी कीमत है लगभग 900 करोड़ रुपए। अमेरिका का एक MQ-9 रीपर ड्रोन भी इस ऑपरेशन में नष्ट हो गया और इसकी कीमत है 350 करोड़ रुपए। और इजराइल का एक हमीज 900 ड्रोन भी ईरान के हमलों में नष्ट हो गया, इसकी कीमत है लगभग 92 करोड़ रुपए। यानी इस ऑपरेशन में अमेरिका और इजराइल का लगभग 4270 करोड़ रुपए का तो सीधा नुकसान हो गया। बाकी के नुकसान के बारे में हम आपको नहीं बता रहे। अभी तो जितने के उनके प्लेन और ड्रोन नष्ट हुए हैं, उसी की कीमत है 4177 करोड़ रुपए। और इस युद्ध में अब तक अगर टोटल हम देखें तो अमेरिका के 15 एयरक्राफ्ट और 16 से 17 बहुत महंगे ड्रोन्स नष्ट हो चुके हैं। यानी अमेरिका के 31 से लेकर 32 फ्लाइंग एसेट्स इस युद्ध में अब तक नष्ट हो चुके हैं। और आज ये बात जरूर हम कहना चाहेंगे कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति अक्सर अपनी अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भाषणों में, बयानों में कहते थे कि भारत के, कभी कहते थे कि 5 विमान नष्ट हो गए, कभी कहते थे 6 नष्ट हो गए, कभी कहते थे 8 नष्ट हो गए और संख्या उनकी बढ़ती जाती थी। कभी कहते थे कि 10 विमान उनके नष्ट हो गए और अक्सर वो भारत के कितने विमान नष्ट हुए उसकी सूची बनाते रहते थे। आज दुनिया को उनसे ये पूछना चाहिए कि ईरान युद्ध में अमेरिका के कितने विमान नष्ट हुए हैं। आज उन्हें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताना चाहिए कि ईरान युद्ध में अमेरिका के कितने हवाई जहाज अब तक नष्ट हो चुके हैं। और ईरान बड़े फख्र के साथ इन वीडियोस को, इन तस्वीरों को पूरी दुनिया में जारी कर रहा है कि देखिए हमने अमेरिका का क्या हाल किया। वर्ष 2011 में उसामा बिन लादेन के मिशन में भी अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के एबटाबाद में क्रैश हो गया और उस समय भी अमेरिका के कमांडोज ने उस हेलीकॉप्टर को अपने विस्फोटकों की मदद से वहीं पर नष्ट कर दिया था। अब आपको 3 पॉइंट्स में बताते हैं कि अमेरिका ने इस ऑपरेशन पर इतना पैसा क्यों खर्च किया। एक पायलट की जिंदगी को बचाने के लिए लगभग 5000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तो पहला पॉइंट है, ईरान अगर इस पायलट को जिंदा पकड़ लेता तो वो अमेरिका को बहुत अच्छी तरह से ब्लैकमेल कर सकता था और प्रोपेगेंडा वीडियोस बनाकर अमेरिका पर दबाव बढ़ा सकता था। यानी ये घटना इस युद्ध का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकती थी। अगर ये पायलट ईरान की सेना के हाथों में आ जाता तो ईरान इसका जबरदस्त इस्तेमाल करती, इसे टॉर्चर कर सकती थी, अमेरिका को ब्लैकमेल कर सकती थी और अमेरिका की एक बहुत बड़ी कमजोरी ईरान के हाथ लग जाती। दूसरा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा बहुत कमजोर हो जाता कि उन्होंने इस युद्ध को जीत लिया है या फिर वो इस युद्ध में बहुत ही मजबूत स्थिति में है। इससे पूरी दुनिया में अमेरिका के वर्चस्व पर, अमेरिका की छवि पर, सुपर पावर की छवि पर और डोनाल्ड ट्रंप के इन दावों पर बहुत बुरा असर पड़ता और लगातार लोग डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछते। और तीसरी बात यह कि अमेरिका में ट्रंप के विरोधी इस पायलट को ईरान से सुरक्षित वापस लाने की लगातार मांग करते,
किसी भी देश का कोई सैनिक जब दुश्मन देश में उसके कब्जे में आ जाता है तो वो देश बैकफुट पर चला जाता है, और यही अमेरिका के साथ भी होता। और अमेरिका की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, घरेलू राजनीति, उसमें डोनाल्ड ट्रंप बहुत कमजोर पड़ जाते, क्योंकि चाहे अमेरिका की जनता हो या अमेरिका के विपक्षी नेता, वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप पर यह दबाव डालते कि अब उन्हें अपने इस पायलट को सुरक्षित निकालना ही पड़ेगा ईरान के कब्जे से। और फिर अमेरिका मजबूर हो जाता ईरान के सामने घुटने टेकने के लिए या फिर ईरान के सामने समझौता करने के लिए। और अब से थोड़ी ही देर पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पायलट इस ऑपरेशन में घायल हुए हैं, लेकिन वो पायलट सुरक्षित हैं और ठीक हो रहे हैं। How is Airman Rescue doing? He's doing really well. They're both doing well. Taylor was too, and we held off the one because if they would have known we had him, so we held off the one. They are both recovering very well. They were both injured, and they're doing well.